हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन स्टार्ट कर चुके थे और हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय kq/r। ठीक है, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं कैपिटल Q की वजह से, वो पॉइंट जो है वो स्मॉल r डिस्टेंस पे है। ये हम डिस्कस कर चुके थे। आज ही हम पोटेंशियल्स निकालेंगे। अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो पॉइंट चार्ज के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। बेसिकली स्पीकिंग आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो आप डायरेक्टली एल्जेब्रिकली आप ऐड कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ कभी कभी हमारे पास मल्टीपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहेंगे ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हैं तो किसी एक गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होगा? बहुत आसान सी बात है। सपोज इस पॉइंट P की बात हो रही है, यहां से कुछ कुछ दूरी पे मान लीजिए यहाँ पर Q1 चार्ज पड़ा हुआ है, स्मॉल Q1 ही कह देता हूँ। Q1 चार्ज जो है वो R1 डिस्टेंस से पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से R2 डिस्टेंस पे एक और चार्ज Q2 है, यहाँ से Q3 चार्ज है R3 दूरी पे। सपोज NX चार्ज है Rn दूरी पे। ठीक है, यू कैन अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P। So if I apply superposition principle, ठीक है, अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करें तो व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट P? तो Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण अप टू NF के कारण आप ऐड कर देंगे। सो दिस विल बी kQ1 upon R1 plus kQ2 upon R2 plus kQ3 upon R3 up to kQn upon Rn। क्या किया है? ये सिंपल सी बात है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, तो हमें डायरेक्टली एल्जेब्रिकल एडिशन से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है, हम वेक्टर एडिशन नहीं कर रहे हैं। तो नेट पोटेंशियल जो होगा पॉइंट P पे, वो इन सब का समेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूं कि समेशन I इक्वल्स टू 1 टू I इक्वल्स टू n। ठीक है, समेशन I इक्वल्स टू 1 से n तक रन करता है QI डिवाइडेड बाय RI। ठीक है, दिस इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब समझिए, छोटे छोटे एग्जांपल्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। मान लीजिए कि एक स्क्वायर है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक स्क्वायर दिया हुआ है और मैंने कह दिया आपको कि कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस रखे हुए हैं, प्लस का Q, माइनस का Q, प्लस का Q और माइनस का Q। ठीक है, इस तरीके से चार्जेस रखे हुए हैं। आपसे पूछ लिया कि फाइंड आउट, ठीक है, आपसे पूछ लिया गया फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द सेंटर। एकदम बीचों बीच सेंटर पे आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। स्क्वायर की जो साइड है वो a गिवन है। ठीक है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, सेंटर से हर चार्ज पार्टिकल की दूरी एक जैसी है। ठीक है, कितनी है वो देख लीजिए। ये a है, ये a है, तो डायगोनल कितना होगा? √2a का। उसका भी आधा कर दीजिए, तो मेरे हिसाब से ये जो डिस्टेंस है r सेंटर से हर कॉर्नर की, वो हो जाएगी √2a को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा? a/√2। ठीक है, अगर O पे नेट पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? इट विल बी इक्वल्स टू, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, चार्ज नंबर 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से मैंने नंबरिंग डाल दी है। kq/r प्लस k माइनस q/r। आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था कि हम जब पोटेंशियल लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल, तो यू हैव टू ऑलवेज सब्स्टिट्यूट चार्ज विद अ प्रॉपर साइन। प्लस अब इस थर्ड चार्ज पार्टिकल के लिए kq/r, फोर्थ चार्ज पार्टिकल के लिए k माइनस q अपॉन r। मेरे हिसाब से ये सारे कैंसिल आउट होके नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सारे चार्जेस इक्वल दूरी पे हैं और उनका नेट समेशन भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। नेट पोटेंशियल हो गया 0। सपोज अज्यूम कर लीजिए, मैंने आपसे पूछ लिया कि एक मिड पॉइंट पे, ठीक है, कोई भी एक साइड ले लीजिए, उसके मिड पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। लेट अस से यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट A। चलिए, A पॉइंट पे कैसे पोटेंशियल निकलेगा? हर एक चार्ज पार्टिकल जो है वहां पर कुछ कुछ पोटेंशियल देगा। कैसे कैसे मिलेगा हमें A पॉइंट पे पोटेंशियल? फर्स्ट के कारण kq/, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? a/2।
तो अपॉन में a/2 प्लस इसके कारण सेकंड वाले के कारण उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जॉइन दिस लाइन। ओके, आपने 1 और इस a पॉइंट और 2 पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये दूरी तो है a/2, ठीक है, ये डिस्टेंस है a, तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस इजी सी बात है, निकलेगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। फाइन, तो और यहां पर लिख दूंगा k into -q प्लस, चलिए ये थर्ड पार्टिकल जो यहाँ पर सिचुएटेड है ये भी कितनी दूरी पे है, ये भी इसी तरीके से इतनी ही दूरी पे है। क्या लिखना पड़ेगा, k कैपिटल k q पॉजिटिव वाला अपॉन ये डिस्टेंस सेम है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये जो फोर्थ वाला है k माइनस q अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई a/2। फाइन, बहुत ही आसान है। अभी नेट पोटेंशियल ए पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं और मैं और कुछ पॉइंट भी दे सकता हूं। सपोज मैंने कह दिया कि चलो पॉइंट नंबर 4 पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, तो क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के कारण फोर्थ पे पोटेंशियल देख लेंगे। तो ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस है, बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस। अगर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस दिए हुए हो तो नेट अलजेब्रिक एडिशन से ही आपको पोटेंशियल मिल जाता है। ठीक है, बहुत आसान सा कांसेप्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं। देखिए किस टाइप के और क्वेश्चंस बनते हैं। सपोज एक रेगुलर हेक्सागन है, एक और क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए, थोड़ा आपको और कांसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, दिस इज द रेगुलर हेक्सागन, और रेगुलर हेक्सागन की हर एक साइड पे हमने कुछ कुछ चार्ज रख दिया है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ए है, यहाँ पर रख दिया मैंने प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, यहाँ पर भी है माइनस क्यू, और यहाँ पर है प्लस का क्यू। ठीक है, दिस इज आल्सो प्लस क्यू। रेगुलर हेक्सागन है, सारे साइड्स क्या होंगे, a के बराबर होंगे, सब सिमेट्रिक फिगर है। आपसे पूछ लिया फाइंड आउट द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए पर नेट पोटेंशियल निकाल लीजिए। चलिए ए पॉइंट पर अगर नेट पोटेंशियल देखना है तो ज्वाइन कर दे रहा हूं मैं सबको इस तरीके से, मान लीजिए। ठीक है, पता होगा सारे साइड्स a के बराबर है। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो इस चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, kq/a। ठीक है, ये वाला चार्ज कंप्लीटेड। इस चार्ज के कारण भी kq/a। ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट इस थर्ड चार्ज के लिए आपको ये वाली दूरी पता होनी चाहिए, दिस डिस्टेंस मस्ट बी नोन। तो देखो ये a है, ये भी a है, और ये टोटल एंगल 120 डिग्रीज है। अगर 120 डिग्रीज है तो ये वाली जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, दिस इज एक्चुअली √3a। ये डिस्टेंस है √3a, या फिर और भी सिंपल तरीका है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, यहाँ पर ये a है। ठीक है, तो ये a sin 60, टोटल कितना हो गया 2a sin 60 डिग्रीज, √3a के बराबर। ठीक है, तो ये लिखूंगा k माइनस क्यू अपॉन √3a, k माइनस क्यू अपॉन √3a। ऐसे एक और बार हो जाएगा क्योंकि इस ये एक और चार्ज पार्टिकल है जो सिमिलर डिस्टेंस पे, इनटू 2 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट इस वाले चार्ज के कारण, कितना हो जाएगा, kqy, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 2a। ठीक है, ये हो गया आंसर। दिस इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। आप आराम से इवैल्यूएट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा छोटी मोटी बातें और समझिए। यहाँ पर सपोज ये दो मैंने सर्कल्स उठा लिए। ठीक है, रेडियस जो है दोनों का सेम है, रेडियस जो है वो r है, दोनों का रेडियस r है। मैंने 4 चार्ज पार्टिकल्स रख लिए, q q q और q। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट पोटेंशियल एट द सेंटर। साफ सी बात है, ये r डिस्टेंस, ये भी r डिस्टेंस, ये भी r डिस्टेंस, ये भी r डिस्टेंस, सबके कारण kq/r प्रोड्यूस होगा। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स kq/r, 4 टाइम्स kq/r। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैंने चार्ज पार्टिकल्स को ऐसे ही रख दिया, q q और ये q, अगेन है तो 4 ही चार्ज पार्टिकल्स, तो सेंटर O पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। बहुत आसान है, सारे चार्ज पार्टिकल्स वापस कितनी दूरी पे ही हैं, r डिस्टेंस पे ही है, और r अगर डिस्टेंस है चार्ज पार्टिकल की पॉइंट O से, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 4kq/r। तो क्या देख रहे हैं आप कि पोजीशन ऑफ चार्जेस इज इररिलेवेंट इफ दे आर लाइंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O। पॉइंट O से अगर सेम दूरी पे हैं तो चार्जेस की लोकेशन पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है।
क्यों नहीं पड़ रहा है? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर और दोनों केसेस में पोटेंशियल सेम आया, लेकिन यही मैं अगर पूछ लूं इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आती क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती, अलग अलग आ जाती। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती इस केस में एट द सेंटर, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आती, कुछ नॉन जीरो टर्म आता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस कैसे निकाला जाएगा। मान लेते हैं कि अब इंस्टेड ऑफ पॉइंट चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम पे चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू continuous charge distributions, ठीक है, कहीं पर तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेंगे और कहीं कहीं पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन हमें पता है उसे यूज करते हुए सिंपली फटाफट डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ले लेता हूं चार्ज्ड रिंग। ठीक है, लेटर से आपके पास एक चार्ज्ड रिंग है। अगर आपके पास एक चार्ज्ड रिंग है तो उस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए। ठीक है, आपसे पूछा गया पॉइंट O पे नेट पोटेंशियल कितना होगा। पहले तो मैं आपसे पूछ लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एट द सेंटर O। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O इट विल बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। अब देखिए, मान लीजिए कि इसका रेडियस जो था वो r है, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट उठा लिया dq, छोटा सा चार्ज एलिमेंट कितना उठा लिया, dq उठा लिया। इस dq के कारण पॉइंट O पे कुछ पोटेंशियल आ जाएगा, तो छोटा सा पोटेंशियल dv जो आएगा वो कितना आ जाएगा, k dq by r, k dq by r। और टोटल पोटेंशियल निकालना हो तो क्या कर देंगे, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देता हूं, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, k इंटीग्रेशन ऑफ dq by r। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारे चार्जेस जो हैं वो सेम r डिस्टेंस में है, तो ये बन जाएगा kq by r। सिंपल हो गया, तो पोटेंशियल एट पॉइंट O कितना हो जाएगा, kq upon r। इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंप्लीट रिंग थी, kq by r will be the potential at the center। मान लीजिए कि कंप्लीट रिंग ना हो, मैंने कह दिया कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका भी रेडियस r है, यही सेंटर O है, और इसमें जो टोटल चार्ज है वो q है। टोटल चार्ज जो है वो q है। तो देखिए सारे एलिमेंट्स जो आप उठाएंगे dq 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 सारे r दूरी पे ही है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल एट द सेंटर कितना रहेगा, kq by r ही रहेगा। इनफैक्ट अगर आप कोई भी एक सेमी सर्कुलर या सर्कुलर क्वाड्रेंट या किसी भी एंगल की आर्क उठा लें, ठीक है, ये आर्क हो जाए किसी भी एंगल की, ये पॉइंट O है, ये R है, ये एंगल जो है अल्फा है, लेकिन इस पे जो पूरा चार्ज है वो मुझे पता है वो कैपिटल Q ही है, तब भी O पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रहेगा, kq by r। सारे एलिमेंट्स जो हैं सेम डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तो अगर आप इन सारे रिजल्ट्स को ध्यान से देखें तो एक चीज बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी हर चीज में समझ में आ जाएगी आपको कि सारे एलिमेंट्स अगर सेम डिस्टेंस पे तो पोटेंशियल kq by r आ रहा है। अगर हम कह दें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म भी है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म भी है, कि सपोज किसी ने कह दिया कि भाई मैंने सेमी सर्कल लिया है लेकिन इस क्वाड्रेंट में जो चार्ज है वो ज्यादा है, ठीक है, चार्ज जो है वो इस क्वाड्रेंट में ज्यादा है, ये डेंसली पॉपुलेटेड है और ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, तब भी पोटेंशियल kq by r ही आने वाला है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है अगर डिस्टेंस जो है वो सेम है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट O पे बदल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस सेमी सर्कुलर रिंग पे सारे चार्जेस का समेशन करेंगे तो वो तो Q के बराबर ही आने वाला है। ठीक है, तो kq by r ही पोटेंशियल रहेगा एट द सेंटर। चलिए नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट लेटर से हम कह रहे हैं कि वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, एक रिंग उठा ली है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना दे दिया गया है, r दे दिया गया है, एक्सिस पे एक पॉइंट P है जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे,
कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। इस x डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। कुछ भी नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट उठा लीजिए, ये चार्ज रिंग है, ठीक है, मैं डिनोट नहीं कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट आपको समझ जाना चाहिए। q चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ से जो दूरी है, ये जो छोटा सा चार्ज है dq, उसकी यहाँ से जो डिस्टेंस बनी वो बनी √r² प्लस x², ठीक है। इस dq चार्ज के कारण पॉइंट p पे पोटेंशियल कितना आएगा, छोटा सा जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा k dq/। इसे पॉइंट चार्ज मानते हुए काम करेंगे, पॉइंट चार्ज मानते हुए पॉइंट p पे पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा, k dq अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, √r² प्लस x²। टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे। तो नेट पोटेंशियल जो आ जाएगा वो आ जाएगा kq, dq का इंटीग्रल करेंगे, सारे एलिमेंट्स जोड़ दीजिए, और सारे के सारे एलिमेंट्स का डिस्टेंस जो है पॉइंट P से वो सेम ही है, कितना है, √r² प्लस x²। तो बस खत्म हो गया, ये हो जाएगा √r² प्लस x²। दिस इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज kq अपॉन √r² प्लस x², ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the center of a hollow charged hemisphere, ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज की बात हो रही है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फीयर। अगर हमारे पास एक हेमिस्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है, और ये हॉलो है अंदर से, ठीक है, तो सेंटर पे हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, सेंटर पे आपको पोटेंशियल निकालना है। मान लीजिए इस तरीके का ये एक हॉलो हेमिस्फीयर है, इसका जो रेडियस है वो r है, इस पे जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो सिग्मा के बराबर है। चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, ये 0.2 है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, क्या कीजिएगा, देखिए कांसेप्ट है, अगर हम छोटे छोटे एलिमेंट्स उठाएं हेमिस्फीयर पे, ठीक है, हमें यहाँ पर एलिमेंट्स उठाने पड़ेंगे, यूज द कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स उठाएं, हर एक एलिमेंट के कारण पॉइंट O पे पोटेंशियल निकालें और फिर हम इंटीग्रेट कर दें, तो हमें पॉइंट O पे पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल पता चल जाएगा। अब कैसे करेंगे इसे, देखिए मान लीजिए कि आपने थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया d थीटा का, कितने का लिया, d थीटा का। अब d थीटा का एलिमेंट लिया है तो एक्चुअली क्या है, ये एक, ध्यान से देखिएगा, ये एक इस तरीके का रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, और ये जो विड्थ होगी ये होगी r d थीटा, ठीक है, ये कितनी विड्थ हो जाएगी, r d थीटा के बराबर हो जाएगी। और अगर मैं पूछ लूं कि इस रिंग का रेडियस क्या रहेगा, तो देखिए ये दूरी r है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r sin थीटा। तो इनफैक्ट अगर इस स्ट्रिप को मैं खोल के रख दूं, अगर इस स्ट्रिप को ऐसे इस तरीके से खोल दिया जाए, तो आपके लिए समझना बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है, ये पेरीफेरी है, सरकमफेरेंस है, ठीक है, और सरकमफेरेंस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई इनटू r। इस स्ट्रिप का रेडियस क्या है, r sin थीटा, ठीक है, r sin थीटा इसका रेडियस हो गया, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी बचा, r d थीटा, दैट इज इक्वल्स टू r इनटू d थीटा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये स्ट्रिप की लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इस स्ट्रिप का जो छोटा सा एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई r sin थीटा इनटू r d थीटा। और अगर मेरे को निकालना हो कि इस पर छोटा सा चार्ज कितना प्रेजेंट है, तो इस पर छोटा सा जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा सिग्मा dA के बराबर। अब आपको ये भी पता चल गया कि चार्ज कितना प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है पता है, तो पॉइंट O पे पोटेंशियल भी आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी रिंग जो है, पूरी की पूरी रिंग बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो हो गया है। तो ये पूरी रिंग जो है, ये डिस्टेंस √r² प्लस x², सेम वे वैसे ही देखिए, ये हो गई आपकी रिंग, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गई रिंग, और इस पॉइंट O पे पोटेंशियल निकालना है। क्या हम ये डिस्टेंस जानते हैं, बहुत आसानी से, ये डिस्टेंस तो आ रही है भाई, यहाँ पर तो √r² प्लस x² फलाना ढिकाना कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये तो डायरेक्ट आपको r पता ही है, खत्म करो काम। तो इसके कारण जो छोटा सा पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना होगा, k dq अपॉन
ये वाली डिस्टेंस के क्यू बाय आर की फॉर्म में, अपॉन में आर कर दो, ठीक है। dq की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, पोटेंशियल आ जाएगा छोटी सी एलिमेंट के कारण और टोटल के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k dq। व्हाट इज dq, सिग्मा इनटू dA, 2 पाई r sin थीटा इनटू r d थीटा डिवाइडेड बाय r, और आप क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए r से r कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल रन फ्रॉम, पहला एलिमेंट कितने पे मिलेगा, थीटा इक्वल्स टू 0 पे, और आखिरी एलिमेंट कितने पे मिलेगा, पाई बाय 2 पे, तो 0 से आपको पाई बाय 2 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। r की लिमिट्स जो सॉरी थीटा की जो लिमिट्स है वो 0 से पाई बाय 2 है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, k की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप इसको रखेंगे तो आपके पास जो नेट पोटेंशियल है वो निकल के आ जाएगा। तो जो नेट पोटेंशियल है, चलिए निकाल के देख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू k को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा तो सिग्मा ही है, 2 पाई को भी रहने देता हूं, r भी रहने देता हूं, sin थीटा का इंटीग्रेशन, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा है और कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाय 2, माइनस बाहर आ जाएगा, cos पाई बाय 2 माइनस cos 0, ये हो जाएगा 1, और ये माइनस लगा के 1 हो जाएगा, तो ये 2 पाई से ये 2 आ जाएगा नीचे, तो सिग्मा r by 2 epsilon naught, so the potential at the center point O becomes sigma r by 2 epsilon naught। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a uniformly charged, due to a uniformly charged spherical shell, ठीक है, एक spherical shell के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। देखिए आप ये तो जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू स्फेरिकल शेल के लिए क्या क्या होती थी, ठीक है। हम 3 पॉइंट्स पर कैलकुलेशन करते थे, एक आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट पर जब हम देखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आती थी k2/r², व्हिच मींस स्फीयर शेल से बाहर देखने पर, शेल के बाहर से देखने पर वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता था, सरफेस पे k3/r² हो जाती थी, और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 0, ठीक है। सेम वे अब यहाँ पर भी हम इसी टाइप के 3 पॉइंट्स का डिस्कशन करना चाहेंगे। मान लीजिए इस टाइप का आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इस पर जो चार्ज दिया गया है वो Q दिया गया है, और सरफेस पे चार्ज जो है वो बैठ जाता है, ठीक है। अच्छा, इनसाइड में हमें एक बात तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है इनसाइड पॉइंट के लिए। सबसे पहले मैं फर्स्ट केस डिस्कस कर ले रहा हूं, फर्स्ट केस इज व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, आउटसाइड द शेल, which means small r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा है। What is capital R? Capital R is the radius of the shell, and we are talking of an outside point, ठीक है, जो कि यहाँ से r दूरी पे है। अब देखिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पे चले जाते हैं। बेसिकली स्पीकिंग तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करते थे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क हम करते हैं by external agent without any acceleration, fine। अब यहाँ पर भी हमें यही करना है, इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में, इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में आपको देखना पड़ेगा कि कितना पोटेंशियल आपने एक्वायर किया। इसमें एक जो बेसिक एजम्पशन हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे ग्रेविटेशन में भी लेते थे कि रेफरेंस के लिए हम ग्राउंड को रेफरेंस लेवल, जब हम जिसको भी रेफरेंस लेवल मान लेते थे उस पर पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो यहाँ हम इंफिनिटी को रेफरेंस मानते हैं, तो इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो 0 माना जाता है, ठीक है, इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 है। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां हो जाती है, एट इंफिनिटी k3/r², r अगर इनफाइनाइट रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। तो बेसिकली स्पीकिंग हम ऐसी बात कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस कहां 0 हो जा रहा है, तो इन्फ्लुएंस तो इंफिनिटी पे 0 हो रहा है, इंफिनिटी का पोटेंशियल हमने 0 मान लिया है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि dv बराबर क्या होता है, -e.dr। टोटल निकालने के लिए क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब देखो मैं फटाफट इसे इंटीग्रेट करूंगा, मैं इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाना चाह रहा हूं, ठीक है, तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0, इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना, 0,
और r दूरी पे जाऊंगा तो पोटेंशियल v हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, आप इंटीग्रेट कर दीजिए। v माइनस 0 तो हो जाएगा v माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी से r। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, k q बाय r स्क्वायर इनटू dr। ठीक है, dr वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो आप डॉट प्रोडक्ट की चिंता ना करें। तो पोटेंशियल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो माइनस के क्यू, ये 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय r। ठीक है, कहां से कहां तक जाना है, इंफिनिटी से पॉइंट r तक जाना है, तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी 1 अपॉन r ही रह जाएगा। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा k q बाय r। आउटसाइड पॉइंट के लिए जब पोटेंशियल की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो वो हो जाएगी k q बाय r। वही बात है, बाहर से देखने पर ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन ऐसे ही आता है, k q बाय r स्क्वायर आता है। हमें लगता है कि बाहर वाले पॉइंट से देखने पर वो एक पॉइंट चार्ज ही है, खत्म। आउटसाइड पॉइंट के लिए सिंपल। अगर मैं कहता हूं सेकंड केस इज पॉइंट p लाइज ऑन द सरफेस, केस सेकंड में p लाइज ऑन द सरफेस। अब अगर जो चार्ज जो पॉइंट है वो सरफेस पे ही लाई कर जाए तो इसका मतलब है स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी और पोटेंशियल एट द सरफेस विल कम आउट टू बी k q by r। पोटेंशियल एट द सरफेस विल बी k q by r। अगेन थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट में हम मान रहे हैं कि पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल के इनसाइड पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, अब शेल के अगर वो इनसाइड है तो देखिए क्या हो रहा है, ये रहा पॉइंट P और ये रहा सेंटर से उसका डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब मैं पोटेंशियल के लिए लिखूंगा dv इक्वल्स टू माइनस e dr, ठीक है, इंटीग्रेट करूंगा तो एक्चुअली मैं इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में तोड़ रहा हूं। कैसे, एक तो आप इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में कुछ वर्क करेंगे, सरफेस तक लाने में, और फिर सरफेस के बाद इस पॉइंट P तक लाने में वर्क करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे तोड़ रहा हूं दो लिमिट्स में। अब क्यों तोड़ रहा हूं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ dv इक्वल्स टू माइनस, देखिए इसको मैं तोड़ रहा हूं दो पार्ट्स में, इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में, इंफिनिटी से कैपिटल R तक लाने में e dr प्लस इंटीग्रल कहां से कहां तक लेकर आएंगे, उसके बाद r से स्मॉल r तक, और अंदर में हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड इनटू dr। ठीक है, ध्यान से समझिए, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। तो ये इंटीग्रल तो खत्म हो गया। इसका मतलब है आप समझिएगा इस बात को, अंदर में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है मतलब माइनस dv by dr जीरो है। इसका मतलब dv by dr जीरो होने का क्या मतलब है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो है तो वहां पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो स्फेरिकल शेल के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल एक जैसा होता है, पोटेंशियल एक जैसा ही रहेगा। चलिए एक और अभी देखते हैं, एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, फिर रिजल्ट्स को और जनरलाइज वे में याद करेंगे। माइनस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो आउटसाइड पॉइंट के लिए थी, आउटसाइड में आप इंफिनिटी से कैपिटल R तक लेकर आ रहे हो, तो क्या है, क्या करना पड़ेगा, इंफिनिटी से R तक लेकर आइए k q by r स्क्वायर इनटू dr। ठीक है, तो ये बिल्कुल यही बन जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था सरफेस पे, ये बन जाएगा k q by कैपिटल R। तो यही पोटेंशियल जो है वो इनसाइड पॉइंट के लिए भी वैलिड है, जो सरफेस पर रहेगा वही इनसाइड पॉइंट पर भी रहेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, समझना बात को। आप यहाँ पर अगर अच्छे से इस फिगर को देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा, इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में तो वर्क डन किया गया। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद थी। हम वर्क किसके अगेंस्ट करते थे, हम वर्क ही करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा तो उसकी तो एक नॉन जीरो वैल्यू आ गई, लेकिन शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं तो वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, वर्क करना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो अंदर हर जगह क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, no work has to be done, and if no work has to be done, only the potential which is required to be present on the surface of the shell, the same potential will be present everywhere inside। हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी।
अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ना तो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको अच्छे से बिल्कुल मतलब इन एवरी सर्कमस्टेंस यू शुड रिमेंबर दिस। देखिए पोटेंशियल का अगर ग्राफ बना दूं r के साथ, तो देखिए अगेन इसे दो पार्ट्स में तोड़ रहा हूं, r इक्वल्स टू r लेस देन r और r ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए तो पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा था, v इक्वल्स टू k q बाय r के हिसाब से। सरफेस पे पोटेंशियल कितना था, k q बाय कैपिटल R, और इनसाइड पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल वही है जो सरफेस पे है, तो पोटेंशियल इनसाइड के लिए भी वही है, कितना, k q बाय कैपिटल R। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद होना चाहिए। अब मैं अगली एप्लीकेशन डिस्कस कर लेता हूं। अभी तो हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड spherical non-conducting solid sphere। अब एक सॉलिड स्फीयर, जैसे वहां किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट की थी, अब एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो कि चार्ज है, उसके कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में भी चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ये रहा सेंटर पॉइंट O। ठीक है, सबसे पहले हम पॉइंट P आउटसाइड पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो बात वही है जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी, यहां पर भी बात कर ले रहा हूं आउटसाइड पॉइंट के लिए। केस फर्स्ट क्या होता है, आउटसाइड पॉइंट के लिए, और अगर आउटसाइड पॉइंट की बात करूं ना बेटे तो सेम रिजल्ट आता है KQ/R। अगर बाहर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो स्फीयर क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, KQ/R, सिमिलर रिजल्ट। ठीक है, केस नंबर 2, अगर आपका पॉइंट जो है वो सरफेस पर ही है, सरफेस पे ही वो पॉइंट मौजूद है, तो पोटेंशियल एट द सरफेस भी सेम रिजल्ट देगा, KQ/R, जो यहां पर आया था KQ/R, सेम रिजल्ट। आप कहां से इसमें कहां से कहां तक लेकर जाते हैं, इंफिनिटी से r तक लेके जाते हैं, स्मॉल r तक, और यहां पर इंफिनिटी से कैपिटल R तक लेके गए। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, दैट इज इनसाइड पॉइंट। अगर पॉइंट जो है वो इनसाइड है, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखिए यही तरीका। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या लिख दूंगा, माइनस इंटीग्रल इंफिनिटी से पहले तो कैपिटल R सरफेस तक लेकर जाओ, इंफिनिटी से पहले तो सरफेस तक लेके जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या लिखूंगा, मतलब बाहर वाले पॉइंट के लिए KQ/R² होती है इनटू dr। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² है, इस तरीके का वेरिएशन है। इंफिनिटी से कैपिटल R तक लेके आओ, उसके बाद सरफेस से, मतलब आप यहां पर R दूरी पे हैं, सरफेस से इस पॉइंट P तक लेके जाओ जो कि स्मॉल r के डिस्टेंस पर है, स्मॉल r के डिस्टेंस पर है। तो अब आपको कहां से कहां तक जाना है, कैपिटल R से स्मॉल r तक जाना है, और जब आप कैपिटल R से स्मॉल r में बढ़ रहे हैं तो आप स्फीयर के अंदर हैं। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिखते हैं, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है KQR/R³ इनटू dr। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको याद होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड KQR/R³ होती है। इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r की तरफ रन कर रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं सॉल्व करूं, अगर सॉल्व करें इसे तो बहुत इजी रिजल्ट है। देखिएगा पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी माइनस, अच्छा ये चीज तो जानते ही है KQ/R² dr, ये तो KQ/R ही है अपना, है ना, तो इसको मैं माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे लिख रहा हूं, ये तो हो गया KQ/R, दिस इज सिंपली KQ/R। ठीक है, कैपिटल R क्योंकि सरफेस तक आप लेके गए हैं, प्लस अब इसके कारण पोटेंशियल और देखना है। ठीक है, अब इसके कारण पोटेंशियल देखने के लिए मैं माइनस यही अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, माइनस KQ/R³, ये तो कांस्टेंट टर्म्स है, इंटीग्रेशन करना है R dr, और कहां से कहां तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक, ये बनेगा R²/2। क्या बन जाएगा, R²/2।
So potential will come out to be kq by r minus kq by r cube into r square by 2 और माइनस r square और हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करें, 2 को इधर लेके जाएं, एलसीएम ले लें, सब कुछ जब आप करेंगे तो आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आएगा कि इनसाइड पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल होता है वो होगा kq by 2r cube 3r square minus r square। ये है इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल kq by 2r cube into 3r square minus small r square। इस तरीके से आप इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिराइव करते हैं। देखिए अब मैं ग्राफ प्लॉट कर ले रहा हूं r वर्सेस v का सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। चलिए अगर मैं बात करूं कि इनसाइड पॉइंट्स की तो ये पोटेंशियल है, सरफेस पे kq by कैपिटल R है, आउटसाइड के लिए kq by स्मॉल r है। सेंटर की बात कर रहा हूं, एट सेंटर, क्योंकि मुझे स्टार्ट कहां से करना है, r इक्वल्स टू 0 से ही तो स्टार्ट कर रहा हूं ना, मतलब हम सेंटर पे हैं। तो अगर सेंटर की बात करें तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। स्मॉल r जैसे ही 0 रखोगे यहाँ क्या मिलेगा, r स्क्वायर से r क्यूब कट जाएगा, तो पोटेंशियल जो है ना सेंटर पे वो आ जाएगा 3/2, 3 और 2 रह जाएंगे, r स्क्वायर r क्यूब कट जाएगा, बन जाएगा 3/2 kq by r। रटना कैसे, याद रख कैसे रखना है कि सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है ना वो होता है 3/2 पोटेंशियल एट द सरफेस, सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना, 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट द सरफेस। मुझे तो ऐसे ही याद रहता है, मुझे ये याद नहीं रहता कि भाई मैं r इक्वल टू 0 रखूंगा और ये सब, ये बहुत फटाफट याद रखने वाली चीजें होती है। बहुत क्वेश्चंस आएंगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड सवाल कर रहे होंगे। ठीक है, ये करना आपको जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ग्रेविटेशन में भी सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो कितना है 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल एट द सरफेस। याद ये रखना, सारी करस्पॉन्डिंग बातें हैं, नेगेटिव चार्जेस के लिए भी एप्लीकेबल है, बस यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखता हूँ, सेंटर पे तो पोटेंशियल था 3/2 kq by r। ठीक है, अच्छा कैपिटल R तक पहुंचते पहुंचते स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब मैं सरफेस पर पहुंच गया हूं। ये सरफेस से पहले वाले पॉइंट सरफेस पर पहुंच जाएं, जैसे ही हम सरफेस पे पहुंच गए तो पोटेंशियल कितना हो गया kq by r, ये रहा पोटेंशियल एट द सरफेस बिकम्स kq by r। आप पहुंच गए kq by r पे, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ, उसके बाद तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बन रहा है। यहां पर देखिए कैसा वेरिएशन होगा, यहाँ पर जो वेरिएशन है वो पैराबोलिक है। ठीक है, r स्क्वायर वो भी माइनस में, तो घटता हुआ पैराबोला, मतलब कुछ इस तरीके का पैराबोलिक कर्व आ जाएगा। तो वेरिएशन आपके पास कुछ इस तरीके का आता है इसमें। ठीक है, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस r, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं जिससे हमें थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस कांसेप्ट की। मान लीजिए दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं। ठीक है, देयर आर टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। थोड़ा बेकार सा बना दिया है, वापस से बना लेता हूं। ठीक है, यू हैव टू कंसेंट्रिक शेल्स, दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं जिनके रेडियाई r1 और r2 है, और उनपे जो चार्ज प्रेजेंट है वो q1 और q2 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक शेल है और ये वाला जो शेल है ये दूसरा शेल है। ठीक है, इनके रेडियस गिवन है आपको, ये रेडियस है r1, इसका वाला रेडियस जो है वो r2 है, इस पे चार्ज q1 दिया हुआ है, इस पे चार्ज q2 दिया हुआ है। अब कुछ कुछ पॉइंट्स पे आपसे पोटेंशियल पूछे गए हैं। ठीक है, शेल्स हैं, ये याद रखना है, सॉलिड स्फीयर की बात नहीं हो रही है। दिस इज पॉइंट O, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट D है, और एक और आउटसाइड पॉइंट है E। ठीक है, O से लेके E पॉइंट तक हर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, हर पॉइंट पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल लिखना है। वी स्टार्ट विद पॉइंट O पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको याद होना चाहिए कि इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल और आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल और सरफेस पे पोटेंशियल किस तरीके से लिखे जाते हैं, स्पेशली शेल के लिए। अब अगर मैं शेल की बात कर रहा हूं ना, तो ध्यान से समझना, इस शेल के कारण जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा वही एवरीवेयर इनसाइड पोटेंशियल एक जैसा ही होगा।
तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, KQ1/R1 है। समझ में आ रही है बात? तो Q1 फर्स्ट वाले शेल के कारण, दिस इज शेल नंबर 1, दिस इज शेल नंबर 2, तो फर्स्ट शेल के कारण उसके सेंटर पे उतना ही पोटेंशियल होता है। इनफैक्ट यहाँ पर अंदर हर जगह पे वही पोटेंशियल होगा, कितना, KQ1/R1 इस शेल के कारण। सेकेंड शेल के कारण देखिए, जो सेकेंड शेल के सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल एवरीवेयर इनसाइड, हर जगह पे उतना ही सेम पोटेंशियल आएगा। तो O पॉइंट तो इनसाइड पॉइंट ही तो है, तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस KQ2/R2। अभी R2 क्यों लिखा, क्योंकि अपन जानते हैं जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल रहेगा ना वही हर जगह पे रहेगा, तो सरफेस पे पोटेंशियल तो KQ/R ही रहेगा। ठीक है, ए पॉइंट पे आ जाता हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। देखो ए वाला पॉइंट जो है फर्स्ट वाला शेल जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा हर जगह सेम पोटेंशियल, तो क्या लिखना पड़ेगा, KQ1/R1 प्लस सेकंड वाले शेल के भी अंदर ही है ये। ठीक है, तो जो सेकंड शेल के पोटेंशियल होगा सरफेस पे वही यहाँ पर भी होगा ए पॉइंट पे, तो क्या लिखना चाहिए, KQ2/R2, मतलब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। पोटेंशियल एट पॉइंट बी पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए, सरफेस पर है ये, तो सरफेस पर है तो जो सरफेस पर होता है वही तो अंदर होता है, हर जगह सेम ही है। तो बी पॉइंट पे तो पोटेंशियल कितना हो गया, KQ1/R1 प्लस वो इस सेकंड शेल के अंदर है, सेकंड शेल के कारण पोटेंशियल कितना मिलेगा, KQ2/R2। चलिए पोटेंशियल एट पॉइंट सी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखते हैं। ठीक है, अब देखो सी वाला पॉइंट जो है वो सेकंड शेल के अंदर है, तो जो सेकंड शेल के ऊपर पोटेंशियल होगा वही अंदर हर जगह होगा, तो सेकंड शेल के कारण तो पोटेंशियल KQ2/R2 ही है। लेकिन फर्स्ट वाले के कारण देखिए, अब जो सी पॉइंट है ना वो फर्स्ट वाले के बाहर आ चुका है, और जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हमें क्या लगेगा कि शेल एक पॉइंट चार्ज है, और अगर वो पॉइंट चार्ज है तो वो पॉइंट चार्ज कहां पड़ा हुआ दिखता है, सेंटर पे पड़ा हुआ दिखता है, तो आपको लगेगा कि Q1 जो है वो O पॉइंट पे पड़ा हुआ है, तो KQ1 ये दूरी, तो क्या लिखना चाहिए, KQ1/OC, OC गिवन नहीं है तो वो चाहिएगा हमें, तभी हम पोटेंशियल निकाल पाएंगे सी पॉइंट पे। डी पॉइंट की बात करें, डी पॉइंट क्या है, इसके सरफेस पर है, तो सेकंड वाले के कारण तो KQ2/R2 ये तो तय है, लेकिन फर्स्ट वाला शेल जो है विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, और आपको लगेगा कि Q1 कहां पड़ा हुआ है, सेंटर पे, तो यहां से यहां की दूरी तो आप जानते हैं कितनी है, R2 है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, KQ1/R2, और पोटेंशियल एट पॉइंट E, भाई E पे तो सारा काम एक जैसा हो जाएगा, E पॉइंट पे जाते ही आपको लगेगा कि छोटा वाला शेल भी पॉइंट चार्ज है, बड़ा वाला शेल भी पॉइंट चार्ज है, बोथ विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज बिकॉज़ वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, तो क्या लिखना चाहिए, KQ1/OE प्लस KQ2/OE, आपको Q2 भी लगेगा कि वहां सेंटर O पे पड़ा हुआ है, तो OE वाला डिस्टेंस आपको चाहिएगा। ठीक है, इसी में एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन ऐड करता हूं, मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू शेल्स, दोनों शेल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए। तो सिंपल सी बात है, क्या मैं बी पॉइंट, जो पॉइंट बी पे पोटेंशियल है वही तो इस शेल का पोटेंशियल है, और इस सेकंड शेल का पोटेंशियल क्या है, जो इसके डी पर है। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो VB माइनस VD, बी पे जो पोटेंशियल है माइनस डी पे जो पोटेंशियल है, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बिटवीन द शेल्स। तो VB कितना है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल देखिए ये रहा, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 माइनस डी पे पोटेंशियल देखिए KQ1/R2 प्लस KQ2/R2, देखो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, क्या बच गया, KQ1 1/R1 माइनस 1/R2, यही हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आप अपने दिमाग में याद रख सकते हैं वो ऐसा भी याद रख सकते हैं कि यहाँ देखिए Q2 वाला फैक्टर नहीं आ रहा है, तो जो सेकंड शेल के ऊपर चार्ज है उसके इंडिपेंडेंट रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। The potential difference between the two shells is independent of, किसके इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑन आउटर शेल के चार्ज पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। ठीक है,
स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, बढ़िया सा सवाल है, ठीक है, इसे नोट कीजिए। अब इसी में ही एक और सवाल मैं कराता हूं आपको रिलेटेड टू कैविटी प्रॉब्लम। आप जानते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है, यूजिंग द सिंपल कांसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे एक और सवाल देखिए, कैविटी प्रॉब्लम है ये। मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वो r दे रखा है और जो चार्ज डेंसिटी है रो दे रखी है। ये कौन सी चार्ज डेंसिटी है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है, ठीक है। अब आपसे छोटे छोटे से सवाल किया गया, देखिए मान लीजिए ये इसका सेंटर O है, यहाँ पर हमने एक कैविटी बना दी, यहाँ क्या कर दिया आपने, एक कैविटी ड्रॉ कर दी, और यहाँ पर पूरे पे ये चार्ज है, ठीक है, इसका रेडियस आ रहा है, ये सब जानते हैं आप। अब आपसे पूछा गया कि जब कैविटी रिमूव कर दी गई, जब हमने कैविटी रिमूव कर दी, देन फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट O, ठीक है, आफ्टर कैविटी इज रिमूव्ड और आफ्टर कैविटी इज मेड। जब कैविटी बना दी उसके बाद बताइए कि O पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहा होगा। पहले तो स्फीयर था, पूरे में पॉजिटिव चार्ज था, रो वाज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, फिर आपने इतनी कैविटी निकाल दी। कैविटी निकालने के बाद O पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ लिया गया। अब देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहले तो मान लो कि कैविटी थी ही नहीं, कैविटी नहीं थी तो पूरा का पूरा चार्ज भरा हुआ था, ठीक है। तो जब कैविटी नहीं होगी तो ये पूरा का पूरा फील्ड है, ठीक है, पूरा का पूरा फील्ड है। ये रहा आपका पॉइंट O, रेडियस r है, चार्ज डेंसिटी रो है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कैविटी पे नेगेटिव चार्ज प्लेस है, अपोजिट पोलैरिटी का, ठीक है। तो अब आप क्या मान लेंगे कि यहाँ पर ये माइनस रो पड़ा हुआ है और ये वाला पॉइंट O है ना, क्योंकि O इसके सरफेस पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। और ये O डैश जो है वो कैविटी का सेंटर है, कैविटी का सेंटर है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, r/2 के बराबर है। खत्म हो गई कहानी। दोनों रिजल्ट्स को क्या करेंगे, सुपर इंपोज कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। पहले तो मैं मान लेता हूं कि जब कैविटी नहीं थी, जब कैविटी नहीं थी तो उसके कारण पोटेंशियल कितना था, V1 बराबर KQ। देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर के सेंटर की। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है, 3/2 द पोटेंशियल ऑन सरफेस, और सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। सरफेस पे पोटेंशियल इज KQ/R। देखो मुझे भी फॉर्मूला में ऐसे ही याद रखता हूं कि सेंटर पे पोटेंशियल जो होता है वो होता है 3/2 टाइम्स द सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियस r है क्या, हाँ सही बात है, रेडियस r है। क्या चार्ज q दे रखा है, नहीं, उसके लिए हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिख देता हूं, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा होगा। k को अगर मैं लिख दूं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो ये 2 भी आ गया यहाँ पे, तो k is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r चल रहा है रो इनटू 2 पाई r क्यूब, ठीक है, रो इनटू 2 पाई r क्यूब। देखो पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 1 जा 2 जा, सो दिस बिकम्स रो r स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट केस, जब हमने कैविटी को माना ही नहीं। सेकेंड केस में कैविटी के कारण कुछ पोटेंशियल आ जाएगा। अब देखो मैं कहां की बात कर रहा हूं, मुझे तो पॉइंट O पे देखना है ना पोटेंशियल, तो ये O पॉइंट जो है वो इस स्फीयर के सरफेस पे है, और सरफेस पे तो पोटेंशियल सिंपल KQ/R से तो लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, KQ/R। अब इसका रेडियस कितना है, r/2 है, पहली चीज इसका रेडियस r/2 है। इस पे चार्ज कितना है, माइनस रो इनटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब, ठीक है। अब वही है, कैलकुलेशन कीजिए तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, देखो V2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k को लिख दिया है, ठीक है, और ये माइनस में चल रहा है, ठीक है, इनटू रो अपॉन r/2 इनटू 4/3 पाई r³ अपॉन 8, ये हो जाएगा r³ अपॉन 8। अब देखो 4 पाई से 4 पाई तो गया, ठीक है, दिस इज 1 जा, दिस इज 4 जा, एक r से यहाँ बचेगा r स्क्वायर, तो V2 की वैल्यू जो है वो होने वाली है माइनस रो r स्क्वायर अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस रो r स्क्वायर अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट।
तो नेट पोटेंशियल अगर पॉइंट ओ पे पूछा जाए तो नेट पोटेंशियल तो इन दोनों का सम हो जाएगा, दोनों का सम कर दीजिए। तो दोनों का सम करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए जो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ हो जाएगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू क्या है, V1 इज रो r स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो r स्क्वायर अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो रो r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1 माइनस 1 बाय 6, 1 माइनस 1 बाय 6 इज 5 बाय 6। तो जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा 5 बाय 12 रो r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O। तो O पे इस तरीके से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं कैविटी वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है, इस तरीके से इनको किया जाता है और ऐसे ही बेसिक सवाल इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा वाली वायर है, ठीक है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। पोटेंशियल डिफरेंस कहां के रिस्पेक्ट में, देखिए मान लीजिए कि आपके पास दो पॉइंट्स है, ठीक है, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A। यहां से इसकी दूरी है RA और यहां से जो इसकी दूरी है वो है RB, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप जानते ही हैं, लीनियर वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। पहली चीज आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है उसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट करेगी। तो मोटे-मोटे रूप में यहां से समझ में तो आ ही रहा होगा कि VA की वैल्यू जो है वो VB से ज्यादा होगी, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पोटेंशियल घटेगा। अब कितना घटेगा कैसे निकालें, dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr से निकाल लो, इंटीग्रेट कर डालते हैं, ठीक है। चलो B पॉइंट से आप A पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, B से A की तरफ जा रहे हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं अगर B है तो RB दूरी पे पोटेंशियल था VB और RA डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल हो गया VA। तो dV का तो इंटीग्रेशन हो गया V, तो ये लिखूंगा VA माइनस VB इक्वल्स टू माइनस, अब देखिए इंटीग्रेशन किसका करना है, RB से RA तक जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय r, मुझे उम्मीद है सबको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 2k लैम्डा बाय r, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो ये हो गया VA माइनस VB इक्वल्स टू माइनस 2k लैम्डा, 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन ln r, नेचुरल लॉग ऑफ r, कहां से कहां तक, RB से RA तक। तो ये हो जाएगा ln RA माइनस ln RB which is ln माइनस 2k लैम्डा तो आ ही रहा है, ln RA अपॉन RB हो जाएगा, ठीक है। और माइनस साइन को अगर मैं इधर डाल दूं तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल्स टू 2k लैम्डा ln RB अपॉन RA। देखो अब ये चीज सही भी लग रही है, देखो कैसे RB की वैल्यू जो है वो RA से ज्यादा है, RB की वैल्यू RA से ज्यादा है, ठीक है, ये तो पता ही चल रहा है डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये फैक्टर पॉजिटिव होगा, तो ये फैक्टर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है मतलब VA माइनस VB कम्स आउट टू बी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब VA की वैल्यू जो है वो VB से ज्यादा है, VA इज ग्रेटर देन VB। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको ये छोटी-मोटी चीजें आनी चाहिए कि पोटेंशियल को आप जज कर पाएं कि कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है और कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल कम है। छोटे मोटे से सवाल जो इसमें पूछे जा सकते हैं वो कुछ इस टाइप का है कि मान लीजिए कि कोई एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और मैंने कह दिया आपसे कि दो पॉइंट्स है, A है 1 2 3 और कोई भी B पॉइंट है 3 4 5 फॉर एग्जांपल। इस तरीके से मैंने आपको एक दो पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। इसकी वायर की जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा गिवन है। आपसे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए, आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। देखो सिंपल सी बात है, R यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसमें R में हमेशा याद रखें जिस एक्सिस के अंदर वायर प्रेजेंट है ना, जिस एक्सिस के अंदर वायर प्रेजेंट है वहां का कोऑर्डिनेट बेकार होता है। रिमेंबर, जिस एक्सिस में वायर है, वायर सपोज जिस भी एक्सिस में है उसका कोऑर्डिनेट जो है ना
वो बेकार है, जैसे ये मार्कर बेकार है। रुकिए, जिस एक्सिस में वायर प्रेजेंट होती है ना उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, वो फालतू है। तो देखिए यहाँ पर मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस कुछ ऐसे रहा होगा। तो ये वाई एक्सिस में वायर है, जिस एक्सिस में वायर है ना वो तो खत्म कर दे, वो कोऑर्डिनेट को देखो लेना ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं लेना है, देख क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो हमेशा वायर के परपेंडिकुलर होगी, वायर के परपेंडिकुलर होती है। तो पता ही है वायर के परपेंडिकुलर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे ही पॉइंट कर रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे, जैसे आपको पता ही है सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और परपेंडिकुलर मूव करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी आता है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जो है इस वायर के परपेंडिकुलर है। अब वायर के अलोंग ही मूव करोगे, मतलब वाई एक्सिस में मूव करोगे, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो इस चीज का कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। तो सीधा सीधा सा तुम्हें ये पता करना हो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ऐसे कर ले VA माइनस VB इक्वल्स टू 2K लैम्डा LN। क्या लिखना पड़ेगा, RB अपॉन RA करना है ना। तो RB को कैसे लिखोगे, देखो RB विल बी रिटन एज 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दूरी वायर की परपेंडिकुलर दूरी B पॉइंट से, ठीक है। और RA कैसे लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। वो 2 और 4 वाला जो मतलब कोऑर्डिनेट है ना वो बेकार है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर, इसको करने का शॉर्ट तरीका बताया मैंने, बाकी फिर E डॉट dr तो करते बैठो, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है ना I कैप J कैप K कैप की टर्म्स में, फिर A और B कोऑर्डिनेट्स को लिखना, करते बैठना अगर इतना टफ करना है तो, नहीं तो सीधा सा ये डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, अगर ये फैक्टर पॉजिटिव आ रहा हो तो ऑब्वियसली बात है VA की वैल्यू VB से ज्यादा है, नहीं तो वाइस वर्सा, ठीक है। अब इसमें कितनी भी वायर्स ली जा सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही वायर से काम चल रहा है, ठीक है। 2 वायर्स दे सकते हैं, 3 वायर्स दे सकते हैं। सपोज अब एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जो आप घर पे कीजिएगा, और चलिए अपन यही कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। मान लेता हूं कि ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड लेट अस से दिस इज योर z एक्सिस, ठीक है, x y और z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज द z एक्सिस। तीनों के अलोंग कुछ कुछ वायर रख दी, ठीक है। यहाँ पर एक इनफाइनाइट वायर रख दी मैंने x एक्सिस पे, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, y एक्सिस के अराउंड भी एक वायर रख दी, चार्ज डेंसिटी है 2 लैम्डा, और z एक्सिस के अलोंग भी एक वायर रख दी है, चार्ज डेंसिटी है 3 लैम्डा, ठीक है। सवाल मेरा बिल्कुल वही का वही है, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4 एंड 5। A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, पूछ लिया पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए। देखिए VA माइनस VB निकालने का तरीका क्या है, अब मैं सेपरेटली तीनों वायर्स के लिए ये चीज लिखना जरूरी है, मेरे को तीनों वायर्स के लिए लिखना पड़ेगा। पहले x एक्सिस की वायर की बात करता हूं, जब x एक्सिस की वायर की बात करूंगा तो जिस एक्सिस में वायर है उसके कोऑर्डिनेट्स तो बेकार हो गए, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं x कोऑर्डिनेट x वाली वायर की बात करूं जो कि लैम्डा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट बेकार हो गया, मतलब ये दोनों बेकार हो जाएंगे उसके लिए। तो क्या लिखना पड़ेगा, 2k लैम्डा ln RB upon RA. What is RB? This will become under root of 4 square plus 5 square upon under root of 2 square plus 3 square. ये तो हो गया किसके लिए, पहली वाली वायर जो x एक्सिस पे लाई कर रही है। सेकंड y एक्सिस वाली वायर 2k लैम्डा, 2k इनटू इसका लैम्डा नहीं है, इस पे 2 लैम्डा है, इनटू 2 लैम्डा ln। चलिए बताइए ऊपर क्या लिखूं और नीचे RB अपॉन RA। अब यहाँ पर y एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स बेकार हो गए, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, खत्म, RA और RB आ गया, प्लस 2k। z एक्सिस की वायर है 3 लैम्डा लिखूंगा, अब z एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स बेकार हो गए, ln अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो A और B के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास वायर ही मिले, ठीक है। वायर की जगह हमें क्या मिल सकता है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज भी मिल सकती है, ठीक है। वी कैन गेट इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। सो द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन और for an infinitely large plane sheet of charge के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, जानते ही हो। अगर एक प्लेट है इस टाइप की, इनफाइनाइटली लार्ज है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी, इस पे चार्ज डेंसिटी क्या मान लूंगा, सिग्मा मान लेता हूं। ठीक है, आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर कर दो। ठीक है ना, ए और बी यहाँ पर मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ से दूरी आर ए है, यहाँ से दूरी आर बी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या लिखना पड़ेगा, आर बी पे पोटेंशियल वीबी है और आर ए पे जाके पोटेंशियल वीए है। वीए माइनस वीबी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल किसका करना पड़ेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेट, जानते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डीआर कर दीजिए। कहां से कहां तक जाने की इच्छा है, आरबी से आरए तक जाना है, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो आना चाहिए आरए माइनस आरबी, लेकिन माइनस साइन है तो ये हो जाएगा आरबी माइनस आरए। सो वीए माइनस वीबी इक्वल्स टू दिस इक्वेशन। कौन सा फैक्टर ज्यादा है, आरबी या आरए, पता है आपको, आरबी की वैल्यू जो है आरए से ज्यादा है, तो वीए कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन वीबी सिंस आरबी इज ग्रेटर देन आरए। यहां देखिए होना भी चाहिए था, है ना, जानते भी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा ही होना चाहिए था बी के कंपैरिजन में। तो इस टाइप से छोटे मोटे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारे की सारी चीजें डिस्कस कर ली है, सारे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण जहां आपसे पोटेंशियल पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको सारे पोटेंशियल के कांसेप्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करूंगा। इनफैक्ट नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी करना भी है, स्टार्ट भी करना है, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये दो पॉइंट्स जो हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है,